हेलो एवरीवन। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि सीटेट स्पेशल सीरीज़ है उसके थर्ड लेक्चर की ओर हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। सो गाइज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण का जो प्रभाव है बाल्य विकास में और ओवरऑल मानव के विकास में, उसको हम समझने जा रहे हैं। वंस अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर में भी हम जो है ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। हम सभी जानते हैं कि आनुवांशिकता क्या है, हम सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट यानी कि हमारा वातावरण, हमारा परिवेश आसपास क्या है। ज़रूरी ये समझना है कि जो क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें कैसे टैकल करेंगे। सो हम शॉर्ट में पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी को, इन्वायरमेंट को, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे कि कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि सीटेट में रिपीट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो हमारा पहला जो है टॉपिक वो है हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता, या इसको वंशागति भी कह सकते हैं, वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। अब हेरिडिटी क्या है, आनुवांशिकता क्या है? तो बेसिकली हेरिडिटी इज बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ड्यू टू विच चाइल्ड बियर्स द ट्रेट्स ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि आनुवांशिकता वह है जिसके वजह से जो बच्चा है वह अपने माता पिता का जो गुण है उसको अक्वायर कर पाता है, अपने अंदर ले पाता है। जैसे कि अगर किसी के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सभी घर में लंबे हैं, तो बच्चे की भी जो हाइट है वो ये हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो लंबा ही पैदा होगा। सो हेरिडिटी क्या है? हाइट, स्किन कलर, आइज़ कलर, बाल कैसा होगा, हेयर कर्ली होगा या फिर हेयर स्ट्रेट होगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि अफ्रीका के जितने भी हैं ज़्यादातर लोग जो हैं उनके बाल जो है कुछ एथनिक ग्रुप्स के वो क्या हैं, कर्ली हैं। कहीं पे जो है लोगों के बाल स्ट्रेट हैं, किन्हीं के बाल जो होते हैं घने होते हैं। माँ का भी बाल घना है, उसकी बेटी का भी बाल घना है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाती हैं? आनुवांशिकता के वजह से हो पाती हैं, हेरिडिटी के वजह से हो पाती हैं। और इस वजह से थॉर्नडाइक ने कहा है कि रियल कॉज ऑफ चाइल्ड पावर इज़ हेरिडिटी। तो ये चीज़ हुआ हेरिडिटी के बारे में। अब जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाना चाहे कि हेरिडिटी है क्या। ये फिल्म सूर्यवंशम का दृश्य है, यहाँ पे मैं पिता और पुत्र को दिखा रहा हूँ। सो हियर वी कैन सी कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, बच्चा तो है नहीं खैर, वो अपने पिता के जैसा है। ये अमिताभ बच्चन ने दोनों ही रोल किया हुआ है। हम देख सकते हैं कि आईज़ का कलर, आँखों का रंग, ठीक है, ओवरऑल लंबाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी अपने पिता से मैच कर रही हैं, मिल रही हैं। तो ये किस वजह से है? हेरिडिटी के वजह से है। अगला है टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं ये टॉपिक से कि बच्चा जो है होगा वो बेबी गर्ल होगा, बेबी बॉय होगा, कितनी प्रतिशत संभावना है कि वो बेबी गर्ल होगा, कितनी प्रतिशत संभावना है कि वो बेबी बॉय होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य में, मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, एक ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो नर हो मादा हो, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो पहली चीज़ हम याद रखते हैं कि हमारे अंदर, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई हो, लड़का हो लड़की हो, मानव जाति समस्त होमो सेपियंस में कितने क्रोमोसोम हैं? तो भाई 46 क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ विच, उस 46 क्रोमोसोम्स में से 44 यानी 44 ऐसे होते हैं जो कि ऑटोसोम्स होते हैं।
ऑटोजोम्स का मतलब होता है काय सूत्र या अलिंग सूत्र, यानी कि ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति कितना लंबा होगा, व्यक्ति कितना छोटा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी आँखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे। तो ये ऑटोजोम्स, ये जो 44 क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ये 44 तो माँ में भी होंगे, बाप में भी होंगे। उसके अलावा जो अलग है वो क्या है, अगर कोई लड़की होगी तो उसमें XX क्रोमोसोम होगा, और कोई लड़का है तो उसमें XY क्रोमोसोम होगा। ये चीज़ जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हालांकि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी मैं इसे समझा देना चाहता हूँ कि ये है क्या। टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए हमारे शरीर में। 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 होते हैं। अगर मेल है, जैसे यहाँ पे पिता हैं, तो उनमें 44 क्रोमोसोम होगा, और प्लस XY, यानी कि ये 2 XY हैं, ये 6 क्रोमोसोम हैं। यहाँ पे जो फीमेल होगी उसमें XX क्रोमोसोम होंगे। और एक चीज़ और है, अब देखिए इसमें से क्या होता है कि 22 प्लस X जो है वो पिता से जो है आएंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस X, क्योंकि Y क्रोमोसोम तो माता के पास है ही नहीं। गैमिट फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा कि ये जो पिता का 22 प्लस X क्रोमोसोम है, ये माता के 22 प्लस X क्रोमोसोम के साथ जब मिलेगा तो XX बनेगा, और जब XX बनेगा तो संभावना होगी बेबी गर्ल की, दैट मीन्स बेबी गर्ल विल बी बॉर्न। अगर पिता का 22 प्लस Y वाला जो स्पर्म है वो जाएगा और 22 प्लस X के साथ मिलेगा, तो संभावना है बेबी बॉय की। फिर से अगर इनका 22 प्लस X का क्रोमोसोम फिर से 22 प्लस X के साथ मिलता है, तो संभावना बेबी गर्ल की है, और ये 22 प्लस Y क्रोमोसोम 22 प्लस X के साथ जाता है, तो ये होता है XY यानी कि बेबी बॉय का। तो हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, हमें सिंपली ये समझना है कि मनुष्य में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 होते हैं। पेयर्स की बात करें तो कितने होते हैं, 23 होते हैं। अगर बेबी गर्ल है तो क्या होगा, XX क्रोमोसोम होगा। बेबी बॉय है तो क्या होगा, XY क्रोमोसोम होगा। कितना परसेंट चांस है बेबी गर्ल होने का, तो 50%। कितना परसेंट चांस है बेबी बॉय होने का, तो वो भी कितना है, 50% है। तो जो मुख्य चीज़ें जो सीटेट में पूछी जाती हैं वो ये हैं, टोटल क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स 46 और 23 पेयर्स। मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 44 प्लस XY, ठीक है, तो कितने हो गए, 46 हो गए। फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, 44 प्लस XX। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इन्वायरमेंट, यानी कि परिस्थिति, यानी कि वातावरण, यानी कि परिवेश, पड़ोस, आसपास, हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वही है इन्वायरमेंट। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ इन्वायरमेंट। अब देखिए, जिस तरह से हेरिडिटी था उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था चाइल्ड डेवलपमेंट में, वैसे ही इन्वायरमेंट का भी उतना ही डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस है बाल्य विकास में। कहाँ कहाँ पे हम इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, मेंटल डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि जो गुण सिर्फ उसके हेरिडिटी से आए हैं, अपने पूर्वजों से आए हैं, उसके वजह से उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। एक बच्चा है जो कि सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में देखता है, जो कि जो है डेली जो है अपना टाइम टीवी देखने पे, मोबाइल को देखने में खर्च कर रहा है। वहीं दूसरा जो बच्चा है वो कुछ मैथमेटिक्स के पज़ल सॉल्व करता है, वो आउटडोर गेम्स खेलता है। तो कहीं ना कहीं जो मेंटल डेवलपमेंट है उन दोनों बच्चे की वो वैरी करेगी। जैसे अगर एक बच्चा X है, बच्चा X क्या काम कर रहा है, या मान के चलिए कि बच्चा राम जो है वो क्या काम कर रहा है, दिन भर सोफे पे बैठा रह रहा है और टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, इंडोर गेम्स खेल रहा है।
और बच्चा जो दूसरा है श्याम है, वो क्या काम कर रहा है कि वो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है, जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, साथ ही साथ आउटडोर गेम्स खेल रहा है। तो इस बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा बेहतर होगा राम के अपेक्षा, जो कि सिर्फ जो है सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा है। फिज़िकल डेवलपमेंट भी जो है दूसरे वाले बच्चे की बेहतर होगी, ओवरऑल हेल्थ भी जो है वो बेहतर होगा, पर्सनालिटी बेहतर होगी, सोशल डेवलपमेंट, लोगों से वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट हर जगह होता है। हम कैसा वातावरण बच्चे को देते हैं, उसका प्रभाव उसकी पर्सनालिटी में ओवरऑल देखी जा सकती है। बच्चा अपने आसपास से, यही तो बिहेवियरिस्ट भी बोलते हैं, व्यवहारवादी भी यही बोलते हैं कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा किससे सीखता है, तो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने आसपास से सीखता है। ये है हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी वो चीज़ है जो कि फिक्स्ड है, स्टैटिक है, चेंज नहीं की जा सकती है। डेफिनेटली हेरिडिटी को कैसे बदल सकते हैं? बच्चा लंबा होगा या छोटा होगा ये बदलना बहुत मुश्किल है। गोरा होगा या कितना काला होगा, सांवला होगा, उसकी आंखों का कलर भूरा होगा या काला होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसको कोई ऑल्टरेशन इसमें नहीं हो सकता है, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। लेकिन इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। एक बच्चा है जो सपोज स्लम्स में पैदा हुआ, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, पर उसे जो है हमने दूसरे परिवेश में जो है उसका पालन पोषण किया। सपोज़ उसको जो है हमने जो है बहुत अच्छे परिवेश में, जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में, काफ़ी अच्छे लोगों के बीच में, अंग्रेज़ी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में जो है उसका पालन पोषण किया। वहीं जो दूसरा बच्चा है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जो गाली गलौज का प्रयोग करता है, हमने वो दोनों जो है, दोनों बच्चों का जो विकास जो है वो भिन्न होगा। अब आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चा जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसका विकास, और जो बच्चा जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में रह रहा है उसका विकास, दोनों में ही भिन्नता है। तो ये है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? चेंजेबल है, डायनामिक है, उसको हम बदल सकते हैं। एक ही बच्चा जो कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, उसके बेहतर विकास के लिए अगर हम उसे एक सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में, एक अच्छी सोसाइटी में लेके आते हैं, तो उसके जो विकास की प्रक्रिया है, उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा सपोज़ उसके आँखों का कलर काला है, या उसके बाल घुघराले हैं, या फिर वो जो है नाटा है, उसकी लंबाई जो है ज़्यादा नहीं बड़ी है, तो वो चीज़ हम नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हेरिडिटी का पार्ट है, वो हमारे आनुवांशिकता का पार्ट है, वो कभी भी बदली नहीं जा सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो है कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। पहला क्वेश्चन है which of the following is true about the role of heredity and environment in the development of child? इनमें से कौन सी बात सत्य है आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव को लेके बच्चे के विकास में? फर्स्ट इज रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। यहाँ पे बात हो रही है पीयर्स यानी कि हम उम्र के लोगों की, यहाँ पे बात हो रही है पीयर्स यानी कि हम उम्र के लोगों की। तो पीयर्स जो हैं वो साथ वाले हैं, अगेन, which of the following is true about the role of heredity and environment in the development of child? The relative contribution of peers and genes are not additive. इसका कोई लेना देना नहीं है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो आनुवांशिकता है और जो वातावरण है, वो आपस में जो है इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ये बात गलत है। प्रोस्पेंसिटी इज रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट,
while actual development requires heredity। तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्रोस्पेंसिटी का मतलब होता है हैबिट। इनका कहना है कि हैबिट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जबकि एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी की आनुवांशिकता की ज़रूरत है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है कि बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ द राइट आंसर। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही का जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे डेवलपमेंट में वो 50% का होता है। एज इंडिविजुअल हम क्या हैं, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट हैं। हम एडिटिव नहीं हैं, हम इसके मल्टीप्लिकेशन है। वी आर द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगला देखते हैं। अगला है इन्वायरमेंट फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल in shaping an individual since growth of each individual is determined by genetic makeup। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारा आसपास है उसका कोई रोल ही नहीं है हमारे विकास में, क्योंकि जो ग्रोथ है वो सिर्फ जेनेटिक कारणों के वजह से होता है। तो अभी ही हमने पढ़ा है कि नहीं भाई, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का ही 50-50% रोल है। स्टिल हम ज़रा ऑप्शंस को गौर से देख लेते हैं। दिस इज़ इनकरेक्ट सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्च टू प्रूव दैट इन्वायरमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड। तो ये बात भी जो है सही लग रही है। Correct, since genetic makeup of an individual is very strong. Correct, since there have been several researches to prove that genetic material alone predicts the individual development. Incorrect, since environmental factors contribute little in individual's growth and development। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो करेक्ट वाले ये दोनों तो होंगे नहीं, बात ही ख़त्म। इनकरेक्ट के दो हैं। बात एकदम सही है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जेनेटिक जो है कंपोजिशन जो होता है बच्चे का उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है बच्चे के विकास में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। लेकिन इसको सही ऑप्शन, सही आंसर इसका होगा ए। ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन ए कहता है इनकरेक्ट क्योंकि देयर हैव बीन सेवरल रिसर्च टू प्रूव दैट इन्वायरमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस। वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे पे, जबकि ऑप्शन डी कहता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट लिटिल। यहाँ पे ये मेजर और लिटिल जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मेजर बिल्कुल वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे ऊपर। अगर हम लिटिल कह दे रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वातावरण का बहुत कम प्रभाव है। तो चूंकि वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट। किन दो चीज़ों के इंटरैक्शन के वजह से, किन दो चीज़ों के आपस में जुड़ने के वजह से हमारा जो विकास जो है वो होता है। चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, तो ये कोई बात नहीं हुई। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी, चेंज, एक्सप्लोरेशन और न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आंख बंद करके हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। इनमें से कौन सा जो है वो है हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है। देखते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप। अब एटीट्यूड जो होता है वो हेरिडिटी के वजह से नहीं होता है। हमारा एटीट्यूड कैसी हमारी परवरिश हुई है उसके वजह से होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीधा सीधा इन्वायरमेंट का जो है रोल होता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है। थिंकिंग पैटर्न, देखिए भाई, थिंकिंग पैटर्न में भी इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल होता है। अगर हम एक बच्चे को सिर्फ जो है एक
पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न दें, जैसे सपोज़ उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में सजग करें, और एक बच्चे को जो है हम कुछ गलत चीज़ों के बारे में सजग करें, तो जो बच्चे की, दो बच्चों की जो थिंकिंग पैटर्न होगी वो भिन्न होगी। और वो किस वजह से होगी? तो इन्वायरमेंटल कारणों से होगी। हम देखते हैं कि जिन घर के बच्चों में सिर्फ कंपटीशन चल रहा है, पढ़ाई की बातें चल रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो कि स्टूडियस निकलेंगे। जिन घर के बच्चों में ज़्यादा करके जो है वो सपोज़ स्पोर्ट से मतलब रखते हों, कोई बच्चा जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका छोटा भाई भी जो होगा वो क्रिकेट अच्छी तरह से खेलेगा। तो वो जो थिंकिंग पैटर्न है, जो सोचने का ढंग है, अलग अलग सोचने का ढंग है, वो बेसिकली इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। कलर ऑफ आइज़, हाँ, ये चीज़ जो है वो हेरिडिटी के कारण है। और पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ तो नहीं, यहाँ पे कलर ऑफ आइज़ जो है वो करेक्ट आंसर है। इसलिए क्योंकि कलर ऑफ आइज़ जो है उसका निर्धारण कौन करता है? तो आनुवांशिकता करती है, हेरिडिटी करती है। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से किस स्टेटमेंट का जो है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रोल को लेके? तो पहला ऑप्शन है, रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई इन्वायरमेंट, हमने देखा कि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, चेंजेबल है। वातावरण को हम बदल सकते हैं, हेरिडिटी को थोड़ी ना बदल सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगला है, द थ्योरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, नेचर का मतलब होता है सीधा सीधा हेरिडिटी से, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थेरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिहेवियरिज्म क्या है। बिहेवियरिज्म बेसिकली व्यवहारवाद है, और व्यवहारवाद क्या कहता है? बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन द आइडिया दैट वॉट एवर वी लर्न, ठीक है, दैट इज़ थ्रू द इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो ज़्यादा करके हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे वातावरण से आता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिहेवियरिस्ट ये बोल रहे हैं, या बिहेवियरिज्म ये बोल रहा है कि जो चीज़ें हैं बिहेवियरिज्म की, वो हमारी ज़्यादा करके कहाँ से आती हैं? तो जेनेटिक्स से आती हैं, हमारे हेरिडिटी की वजह से आती हैं। तो ये भी जो है गलत ऑप्शन है। थर्ड है, रिलेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। कुछ हद तक सही है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है वो रिलेटिव इफ़ेक्ट थोड़ा सा अलग होता है, कुछ हद तक ये हमें सही लग रहा है। और लास्ट है कि पॉलिसी ऑफ compensatory discrimination of the government of India is based on the role of nature in human development। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मेल्स को अलग कंपनसेशन देना, फीमेल्स को अलग कंपनसेशन देना, ठीक है, वो, या फिर एक व्यक्ति को डिफरेंट कंपनसेशन देना, ठीक है। एक आईएएस का जो कंपनसेशन, जो उसका जो सैलरी और वेजेस होगा वो अलग होगा, और एक सपोज़ एक प्यून का जो है सैलरी और वेजेस अलग होगा। तो वो किस वजह से है? नेचर इज़ बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बात भी जो है वो पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, स्क्रीन थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट which one of the following statements seems appropriate to you? पहली बात कि हम नेचर और नर्चर डिबेट को समझ लेते हैं। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, सीधे सीधे।
नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट। अभी ये डिबेट क्या है? ये डिबेट ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि मानव के विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में हेरिडिटी का हाथ ज़्यादा है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि मानव के विकास में जो है उसके इन्वायरमेंट का रोल है। अभी जस्ट हमने बिहेवियरिस्ट के बारे में बात किया था, वो क्या कहते हैं, व्यवहारवादी ये कहते हैं कि मानव के विकास में किसका रोल है, तो उसके इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा है। तो ये नेचर और नर्चर डिबेट है। अब क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सीम्स एप्रोप्रिएट टू यू। नेचर नर्चर डिबेट के हिसाब से आप लोगों को कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? तो पहला स्टेटमेंट है कि अ चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज कैरेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय इन्वायरमेंट इनटू एनी शेप। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट का कंसेप्ट दिया था जॉन लॉक ने, जो कि व्यवहारवादी हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, और उन्होंने कहा था कि बच्चे का दिमाग टैबुला रासा की तरह से होता है, एम्प्टी माइंड होता है, या एक क्ले की तरह से होता है जिसको हम किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। तो ये किसने कहा है? ये जॉन लॉक ने कहा है। पूरी तरह से सही तो नहीं लग रहा है, फिर भी दूसरा देखते हैं। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस only have a little value in shaping up a child's behavior which is primarily genetically determined। ऐसी बात सही नहीं है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, जो वातावरण का इन्फ्लुएंस है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसका बहुत कम इन्फ्लुएंस है, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? वंशागति का है, आनुवांशिकता का है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर inseparably interwoven and both influence development। yes, ये जो है ये बिल्कुल सही है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर inseparably interwoven, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और दोनों का जो है विकास पे पूरा पूरा प्रभाव है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। फिर भी ऑप्शन नंबर डी हमें देखना है, हो सकता है कि ये भी सही हो जाए। चिल्ड्रेन आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू वॉट दे शुड बी लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इन्वायरमेंट दे ग्रो। यहाँ पे भी जो इम्पॉर्टेंस है वो जेनेटिक्स को दिया गया है, वो हेरिडिटी को दिया गया है। उसमें कहा जाता है, कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो उसको कैसा भी इन्वायरमेंट दिया जाए वो अपने हेरिडिटी की वजह से ग्रो करेगा। तो ये गलत है, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है। द करेक्ट इज़ ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि कहा जा रहा है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल है बच्चे के विकास में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है Arjo says that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of environment. This discussion between Arjo and Sonali is about, अभी हमने बात किया नेचर नर्चर के बारे में, वही क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से उसको आपको क्वेश्चन के शब्दों को समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्जो नाम का एक लड़का है जो कि कहता है कि जो भाषा का विकास है वो किसके वजह से है, तो वो जेनेटिक्स की वजह से, हेरिडिटी की वजह से है। इन्नेट का मतलब इनबॉर्न, ठीक है, पहले से। वाइल सोनाली कह रही है कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से है। पहली बात अगर हम समझें तो दोनों ही गलत कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो नेचर और नर्चर दोनों की वजह से होता है। लेकिन अभी हमें उसमें नहीं जाना है, ये डिस्कशन किस बारे में चल रही है। तो डिस्कशन जो है वो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी आर्गुमेंट के बारे में है, नहीं। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में है, नहीं। क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग के बारे में है, नहीं। वो है नेचर एंड
नर्चर डिबेट के बारे में। तो अक्सर सीटेट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन नेचर नर्चर डिबेट से पूछ लिया जाता है। नेचर का मतलब आपको याद रखना है कि जहाँ पे बात सीधे सीधे हेरिडिटी की हो वो है नेचर, और नर्चर का मतलब होता है जहाँ पे बात जो होती है वो इन्वायरमेंट की होती है, देन दैट इज नर्चर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, नेचर और नर्चर का डिबेट किसको बोलते हैं? तो जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट को बोलते हैं, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट को बोलते हैं, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी को बोलते हैं, इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग को बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी, और इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट है ही। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, आनुवांशिकता ये सब एक ही हैं। इन्वायरमेंट हो गया, वातावरण हो गया, परिस्थिति हो गई, परिवेश, पड़ोस, आसपास, ये एक है। तो नेचर में क्या आएगा? नेचर में जेनेटिक्स आएगा, हेरिडिटी आएगा, नर्चर में आएगा हमारा इन्वायरमेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? तो वही बात हो गई कि नेचर का मतलब क्या होता है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में। The environment around us, biological givens or the hereditary information, temperament of an individual, complex forces of physical and social world। आँख बंद करके ऑप्शन नंबर बी मैंने बताया, नेचर का मतलब होता है हमारी बायोलॉजी, हमारी हेरिडिटी, जीन्स, जेनेटिक्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नेचर में आती हैं। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू ऑल। और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के बारे में। आफ्टर दैट जो है हम चलेंगे जो और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि कोलबर्ग के बारे में है, लेव वाइगोस्की के बारे में, पियाजे के बारे में। सो वी विल गो इन अ सीरीज़ वाइज मैनर, और फिर हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। फाइनली पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक होगा हमारे सामने, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ CDP सीरीज़, जिसके थ्रू, पूरे सीरीज़ के थ्रू आप 30 में से एटलीस्ट 28 मार्क्स तो ज़रूर लाएंगे। सो थैंक यू ऑल।